हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्किल साधना में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है और हमने पहले भी बताया है कि हमारे इस चैनल का उद्देश्य है कि जो भी हमारे देश के युवा हैं या जो यंगस्टर्स हैं जो जॉब कर रहे हैं, तो उनके आपके अंदर से जो लिमिटिंग थॉट है उसको हटाना है। कई बार युवाओं को ये थॉट आता है कि हमारी एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं हुई, हम बहुत टॉप नॉच कॉलेज में नहीं गए, इसलिए हमारा कैरियर अब पीछे रह जाएगा। तो इस बिलीफ को हटाना है। नई टेक्नोलॉजी जो आजकल आ रही है, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, तो उन सब नए डेटा एनालिटिक्स, इन सब चीज़ों को अपने जो डेली लाइफ, अपने प्रोफेशन में, चाहे हम सीए हो, चाहे हम कोर इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं, तो उसमें हम इन टेक्नोलॉजीज को समझ करके हम अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, तो इसकी हम कोशिश करेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तीसरी चीज ये है कि हम कोई भी प्रोफेशन कर रहे हैं, अल्टीमेटली हम वी आर ऑपरेटिंग एज अ पार्ट ऑफ सम बिजनेस। तो हम बिजनेस हम अपने सब्जेक्ट को तो समझते हैं, लेकिन हम बिजनेस जार्गन्स या बेसिक बिजनेस कॉन्सेप्ट्स उसको कैसे समझे। कई बार हमें ऐसा लगता है कि उसके लिए तो हमें एमबीए करना पड़ेगा, बट हमें पता है कि एमबीए बहुत कॉस्टली, टाइम और मनी दोनों वाइज है। तो अगर हम एमबीए नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी वजह से ही हमारी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग वो लिमिटेड ना रहे। बिजनेस अंडरस्टैंडिंग कॉमन सेंस से होती है, बट हम यहाँ पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स और जार्गन्स और हर चीज वो बताएंगे जिससे आपको एमबीए ना कर पाने, मतलब आपने अभी एमबीए नहीं कर पा रहे हैं या नहीं किया है, इसकी कमी नहीं खलेगी। और इसके अलावा कि हम एक जो है बहुत अच्छी फुलफिल्ड, एक पर्पसफुल लाइफ कैसे जिए, कैसे खुश रहें, हम जिस भी जगह पे हैं, जिस समाज का अंग है, उसको हम कैसे उसमें ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करें। सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा सा हमने टाइम लिया, लेकिन कई बार हमें लगता है कि अगर हम इस ऑब्जेक्टिव को बार बार अपने आप को रिमाइंड कराएंगे तो हम भी इस ऑब्जेक्टिव के लिए कमिटेड रहेंगे, और आपको भी हम बता पाएंगे कि इसी वजह से आप हमारे साथ जुड़िए और हम लोग एक साथ मिलकर के इस ऑब्जेक्टिव की तरफ अग्रसर होंगे। तो दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आज के टॉपिक पे आता हूं। हमारा टॉपिक आज जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर है। आप लोगों को पता होगा कि लास्ट वीक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कैबिनेट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अनवील किया, और इसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है। तो हमारे साथ वैभव जी हैं। हेलो वैभव जी, स्वागत है आपका। हेलो चैतन्य जी, थैंक यू। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमने आई थिंक पिछले वीक भी इंसिडेंटली एजुकेशन के ऊपर ही डिस्कशन किया था, और हम सब ये बात कर रहे थे कि एजुकेशन और एम्प्लॉयबिलिटी, और इनफैक्ट हम कई सारे एजुकेशन से जुड़े मुद्दों के बारे में बहुत फंडामेंटली डिस्कस कर रहे थे। और इत्तेफाक से उसी वीक में हम हाँ, ये मैं भी ये बोलने वाला था कि जो है हमें उस समय पता नहीं था कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ये अनाउंस होने वाली है, और देखिए कि मतलब उसके जो है सेकेंड डे ही जो है वो अनाउंस होगी। बिल्कुल, और आई थिंक उसमें हमने कई सारे मुद्दे जो थे, एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एजुकेशन, एम्प्लॉयबिलिटी, इनोवेशन से रिलेटेड बातों को कवर किया था। लेकिन अब स्पेसिफिकली इस फ्रेमवर्क के कुछ पॉइंट्स हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो मैं बता दूं कि दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी अपने आप में एक उसकी समरी डॉक्यूमेंट है, और एक उसका पूरा ड्राफ्ट है। तो ये आपको, अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, जिसका नया नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होगा, अभी हुआ नहीं है, होगा, तो ये प्रस्तावित है, प्रपोज्ड है, तो आप वहां पे जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी की वेबसाइट से, तो ये डाउनलोडेबल है ना। हमने भी वहीं से डाउनलोड किया और उसको स्टडी किया। तो सब पूरी पॉलिसी के बारे में बात करना, तो उसके लिए कई सारे सेशंस करने पड़ेंगे। तो जो सबसे ज्यादा रिलेवेंट है हमारे लिए, हायर एजुकेशन, और जिस सेगमेंट पे हम आजकल काम कर रहे हैं, जो हमारा इमीडिएट ऑब्जेक्टिव है, तो उसको हमने पकड़ा है। उसके अलावा एक टॉपिक हम और जिस पे बात करेंगे, तो कि जो नए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो बात कही गई है कि जहां तक हो सके, संभव हो सके, प्राइमरी एजुकेशन वो मदर टंग पे होनी चाहिए। तो हायर एजुकेशन को लेकर के और इस टॉपिक पे हम अपनी बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसी पे बात करते हैं, क्योंकि हमने इसको इसलिए पकड़ा वैभव जी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो टीवी हो, तो लोग जो है वो बार बार यही बात कर रहे हैं कि भाई मदर टंग वाली
जो बात आई है कि नई न्यू पॉलिसी ने बोला है कि बच्चे की एजुकेशन प्राइमरी जो 5+3+3+4 का फॉर्मूला है ना, कि बच्चा जो है वो क्लास 1 के पहले 3 साल की उसकी एजुकेशन होगी, फिर जो है क्लास 1 और 2, तो 3+2 5 हो गया, उसके बाद जो है फिर वो 3 4 5 3 हो गई, फिर जो है वो 6 7 8 और उसके बाद जो है तो 5+3+3 और 9 10 11 12 4। तो ये जो मतलब प्रिफरेबली 5 या 6वीं क्लास तक जो है उसकी पढ़ाई वो मदर टंग में हो, तो ये पॉलिसी कह रही है। लेकिन लोग जो है इसको लेकर के ये भी बोल रहे हैं कि भाई ये तो अंग्रेजी की पढ़ाई बंद हो जाएगी। तो इस पे अगर आपने कुछ स्टडी किया हो तो ये काफी कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए, आई थिंक ऐसा तो नहीं है जो अंग्रेजी की पढ़ाई बंद करने की बात करी है। मुझे जहाँ तक मैंने पढ़ा है, गवर्नमेंट ने बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई किया है कि पहला जो गोल है वो है फाउंडेशनल स्किल्स ऑन न्यूमरेसी एंड लिटरेसी, मतलब बेसिक जो रीडिंग एबिलिटी है और बेसिक न्यूमेरिकल स्किल्स हैं वो फाउंडेशन स्किल्स हैं, वो बच्चे के डेवलप करना बहुत जरूरी है। और आई थिंक हमने पिछले कॉन्वर्सेशन में भी इसके ऊपर चैतन्य जी थोड़ी सी बात करी थी कि कई बार इंग्लिश कैसे एक बैरियर बन जाती है कि अगर हम एक बच्चे को जिसके लिए फॉर एग्जांपल उसकी मदर टंग के अलावा सेकंड लैंग्वेज उसकी अभी उतनी स्ट्रांग नहीं है और हम उसको एक थर्ड चीज सिखाते हैं थ्रू दैट सेकंड लैंग्वेज, तो वो एक बैरियर बन जाता है कि पहले आप ये सीखो फिर आप वो सीखो, और इस चक्कर में जो फाउंडेशंस हैं वो बहुत स्ट्रांग नहीं बन पाती। तो आई थिंक ये तो कहीं मना नहीं किया है कि आप इंग्लिश नहीं सिखा सकते, बट ये जरूर बताया कि जो फर्स्ट फाउंडेशन का गोल है वो गोल है कि आप उनकी मदर टंग में ही प्रेफरेबली उनको पढ़ा के उनके बेसिक न्यूमेरिकल और लिटरेसी वहां तक आप उनको पहुंचाइए। जब एक बार एक बेसिक स्किल हो जाती है, उस फाउंडेशन बन जाती है, उसके ऊपर आगे आप बिल्ड कर सकते हैं। हाँ, मैंने भी इस चीज को लेके जो है थोड़ी स्टडी की, तो फिर मैंने देखा कि जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं एचआरडी मिनिस्ट्री के, उन्होंने क्लियरली बोला कि भाई ये पॉलिसी जो है कहीं आपको अंग्रेजी की पढ़ाई करने से रोक नहीं रही है। इन जो भी केंद्रीय विद्यालय हैं या इवन प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो भी है जहाँ पे इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन हो रही है वो आप करिए, ये आपकी चॉइस है। बट ये एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं, इवन अभी भी जो कुछ एक एक्सपर्ट्स को मैंने पढ़ा, तो एक्सपर्ट्स इस बात का स्वागत कर रहे हैं कि भाई मदर टंग में एजुकेशन बेनिफिशियल होती है, स्पेशली फाउंडेशन ईयर्स में, एकदम बचपन में। और इसके अलावा जो है ये भी मैंने पढ़ा कि ये कोई नई चीज इस पॉलिसी में नहीं आई है। ये अगर आप इंडिया की जो एजुकेशन पॉलिसी जो है, जो इंडिपेंडेंस के बाद आ रही है, तो सभी में इस चीज पे जोर दिया गया है। तो ये कोई नई चीज नहीं आई है। और दूसरी चीज है कि ये कोई मैंडेटरी नहीं है। तो यहाँ पे यही बात कही गई है कि चूंकि मदर टंग में सीखना इजी होता है और हम बेसिक, जैसा वैभव जी ने बताया कि नंबर्स वगैरह हम कैलकुलेशन कर सकें, बेसिक अर्थमेटिक कर सकें, बेसिक जो है हम अपनी साइन कर सकें, बेसिक अखबार पढ़ सकें, तो ये जो बेसिक स्किल्स हैं अगर जो है वो अगर मदर टंग में बच्चा सीखेगा तो उसकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनती है। यहाँ पे एक चीज और मैं वैभव जी कहना चाहूंगा कि इसको लेकर के इस पे हम ज्यादा समय तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है, और इस टॉपिक को टच करने में जो है ना, वो हमें थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज पे भी हमें उसको भी समझना होगा। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये जो मुझे लगा कि हम कई बार ये सोचते हैं कि इंग्लिश या तो एकदम ही टोटली बैन हो जाएगी, या तो इंग्लिश पढ़ो या मदर टंग पढ़ो। भाई आजकल जो है जब बच्चे इतने स्मार्ट हो रहे हैं, वो बचपन से ही गैजेट से खेलने लगते हैं, उनकी अवेयरनेस इतनी बढ़ रही है, उनका एक्सपोजर इतना ज्यादा है, तो बच्चों को जो है आप मदर टंग में भी पढ़ाइए और उनको जो है शुरू से अंग्रेजी की भी शिक्षा देनी शुरू कर दीजिए। तो क्या होगा कि बच्चा जो है उसको केवल, या तो आप केवल अंग्रेजी में पढ़ाओगे या केवल मदर टंग में पढ़ाओगे, तो शायद जो है वो एक्सट्रीम हो जाएगा। तो उसको मदर टंग में भी पढ़ाओ, तो वो जो है अपना उसको मजा भी आएगा, वो इजी भी फील करेगा, और आप उसको शुरू से इंग्लिश की भी एजुकेशन देते रहो, तो उससे वो इंग्लिश में भी आगे चल के नहीं पिछड़ेगा। तो वैभव जी, इस पे आपका कुछ कहना है? अदरवाइज हम फिर आगे के टॉपिक पे चलें, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। बस शॉर्ट में एक लाइन में मैं यही चीज ऐड करूंगा जो हमने लास्ट टाइम पे बात करी थी कि गोल बहुत क्लियरली डिफाइन किया है। आई थिंक उस गोल पे फोकस करना ज्यादा जरूरी है कि फाउंडेशंस की मास्टरी होनी है फर्स्ट स्टेज में, उस गोल पे फोकस करना ज्यादा जरूरी है। फाउंडेशन की क्या, थोड़ा सा वैभव जी हल्का सा स्लो अगर बोलेंगे तो
हाँ हाँ, प्लीज प्लीज हाँ बोलिए। जी, मैं ये कह रहा था कि जो गोल आइडेंटिफाई किया है कि हाँ फर्स्ट 5 इयर्स में आपको एक फाउंडेशनल क्लैरिटी देनी है बच्चे को, हाँ बेसिकली हाँ फाउंडेशन बनाना है। हाँ वो हाँ हाँ गोल पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक जो इंटेंट है वो ये है कि कई बार मदर टंग के बाहर उसको पढ़ाना वो एक बैरियर बन जाता है। और हाँ अगर वो बैरियर किसी भी तरीके से बन सकता है। वो बैरियर बच्चे की तरफ से भी बन सकता है कि बच्चा उसको समझ नहीं पा रहा क्योंकि उसको एक हाँ और लैंग्वेज का भी एक्सपोज़र नहीं है। वो बैरियर हाँ, टीचर की तरफ से भी बन सकता है कि टीचर करेक्ट। उसको उस भाषा में समझा नहीं पा रहा अच्छे से क्योंकि बहुत बढ़िया, टीचर को भी वो एक्सपोज़र नहीं है। है ना? हमारे बहुत पास बढ़िया, आई थिंक बहुत। सप्लाई ऑफ वेरी गुड क्वालिटी टीचर्स जो कि इंग्लिश में भी एक्सपर्ट हों और फिर वो सप्लाई बहुत लिमिटेड स्कूल्स तक रह जाती है और फिर वो लिमिटेड स्कूल्स ही अच्छे से पढ़ा पाते हैं। तो बहुत मुझे लगता है कि फोकस वहीं पर हम रखते हैं कि भाई बच्चे को हमें एक वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स देने हैं ताकि वो आगे उन बिल्डिंग ब्लॉक्स के ऊपर अपनी इमारत बना पाए रादर देन कि इसके ऊपर हम निटी-ग्रिटीज़ पे पॉलिटिक्स जाएँ करें कि और ये हाँ हाँ हाँ, हाँ इसको जी, जो है हाँ जी, विवाद का बिल्कुल। मुद्दा बनाए। नहीं, बहुत बहुत प्यारी बात आपने कही कि अगर हमारा जो है ना ऑब्जेक्टिव पे हमारा ध्यान रहेगा, तो आई थिंक ये सब चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, क्योंकि पॉलिसी जो है कहीं भी आपको डिक्टेट नहीं कर रही है कि आप यही करो। तो अगर जो है हमारी ऑब्जेक्टिव पे नजर है, तो आई एम श्योर कि जो है दिस इज अ मैटर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड इट विल बी सॉर्टेड आउट। तो आइए वैभव जी, एक और अगला जो टॉपिक है जो बहुत बहुत एक क्रांतिकारी टाइप का रिवोल्यूशनरी स्टेप आया है कि अभी जो है वो क्रेडिट सिस्टम आया है कि एक एकेडमिक क्रेडिट का डेटा बैंक बनेगा। और स्पेशली हम सीधे हायर एजुकेशन पे भी आते हैं। तो अगर हम ग्रेजुएशन में हैं, हमने मान लीजिए कॉलेज में एडमिशन लिया, 1 साल पढ़ाई की, 2 साल पढ़ाई की, फिर जो है मेरे दोस्त का स्टार्टअप है, तो वहां पे जो है मैंने कुछ काम करना शुरू कर दिया और हमारा कोई प्रोडक्ट जो है उसका ट्रैक्शन आने लगा, वो प्रोडक्ट चलने लगा। तो मैं जो है उस पर कुछ काम करके और वहां पे समय बिताऊंगा, और जब वो स्टेबल हो जाएगा फिर मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने आ सकता हूँ। तो ये क्रेडिट सिस्टम और फ्लेक्सिबल एंट्री एग्जिट का ये कॉन्सेप्ट आया है, तो इसके बारे में जरा कुछ बताइए। बहुत ही आज की डेट में बड़ी हमें क्रांतिकारी लग रही है और आई थिंक आज से 10 साल पहले जब आई थिंक 10 से भी ज़्यादा साल पहले बल्कि आई थिंक 15-16 साल हो गए होंगे जब हाँ सुशांत सिंह राजपूत जिनके बारे में आजकल मीडिया में बहुत बात चल रही है, सब हाँ लोग उन्हें हाँ पसंद कर रहे हैं। जब उन्होंने ड्रॉप हाँ आउट किया था इंजीनियरिंग से, उस टाइम पर ये हाँ, इतना पॉपुलर नहीं था, लोगों को लगता था डिग्री लेना बहुत ज़रूरी है और डिग्री के बिल्कुल। बिना कुछ होगा नहीं। हाँ आई थिंक हाँ पिछले 10 साल में हमने ये देखा है कि डिग्री वाले लोग बहुत हैं, बट डिग्री हाँ का मतलब जॉब गारंटी है, ये नहीं होता। तो हाँ धीरे-धीरे लोगों को ये समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं एजुकेशन और एम्प्लॉयबिलिटी के बीच में जो ब्रिज है, वो किसी दूसरी तरीके से कनेक्ट होगा और इसीलिए जो अगर आप देखेंगे कि ग्रेजुएट एजुकेशन में या जो सर्टिफिकेट एजुकेशन में बहुत सारे हाँ एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। कई हाँ लोग सिर्फ कंप्लीशन के लिए, खाना-पूर्ति के लिए डिग्री करके डिग्री ले लेते हैं, बट उससे कुछ हाँ रिजल्ट निकलता नहीं है। तो हाँ जो हम ट्रेंड देख रहे हैं वो ये कि लोग शायद ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे अपने करियर में और हाँ ऐसा नहीं कि आपने एक कोर्स में घुसते 4 साल लगा दिए, ना आपको कुछ समझ आया, ना आपको कुछ पता चला। हाँ इसीलिए आई थिंक एक फ्लेक्सिबल एग्जिट और एंट्री पॉइंट लोगों के ऊपर एक वो प्रेशर हटाता है कि बस आप इस कोर्स में घुस गए हो तो अब 4 साल आपको लेके डिग्री लेके निकलना ही है। अगर आप हाँ 1 साल बाद समझ में आता है कि आपको कोई डिफरेंट कोर्स परस्यू करना है, आपके पास एक एग्जिट पॉइंट है, आप वहाँ से निकल जाइए। एक हाँ आई थिंक जो पॉलिसी कहती है कि अगर आप 1 साल बाद निकलते हैं तो एक डिफरेंट टाइप का सर्टिफिकेट या एक डिप्लोमा डिपेंडिंग ऑन आप किस एग्जिट पॉइंट पे एग्जिट कर रहे हैं, आपको उसके हिसाब से क्रेडिट्स मिल जाएँगे। उन क्रेडिट्स को आप अपनी डिफरेंट एजुकेशन में यूज़ कर सकते हो। आई थिंक ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक मूव है बिकॉज़ जितना जितना जितने भी आप करिकुलम देखेंगे कॉलेजेस के, हाँ मेजॉरिटी कॉलेजेस के करिकुलम आउटडेटेड रहते हैं क्योंकि वो हाँ एक इस टाइम में बने हैं जिस टाइम पर जिस जो टाइम आज के हिसाब से बहुत ज़्यादा आउटडेट हो चुका है। तो हाँ कॉलेजेस भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपना करिकुलम अडैप्ट करने में। इंडिया के टॉप से टॉप कॉलेज, वर्ल्ड के टॉप से टॉप कॉलेज इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं कि एजुकेशन को जिसको बोलते हैं मॉड्यूलराइज़ किया जाए, कि लोग अपने करेक्ट। हिसाब से अपने डिफरेंट मॉड्यूल्स पिक करके अपनी एक्सपर्टीज़ बना पाएँ। और अगर आप प्रोफेशनली भी देखेंगे, स्पेशली हाँ टेक्नोलॉजी एज़ अ फील्ड में हाँ लोगों की स्पेशलाइज़ेशन बहुत डिफरेंट हो गई है। देखिए पहले एक टाइम था जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसने कंप्यूटर साइंस की बेसिक थ्योरी पढ़ी है। आज की हाँ डेट में क्या है देखिए एक आईओएस ऐप डेवलपर और एक एंड्रॉयड ऐप डेवलपर आपस में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं बट टेक्नोलॉजीज़ दोनों बिल्कुल अलग-अलग यूज़ करते हैं।
वहीं पर अगर कोई बैक एंड डेवलपर है, कोई डेवऑप्स इंजीनियर है, कोई मशीन लर्निंग इंजीनियर है, कोई डेटा हाँ साइंटिस्ट है, इनकी हाँ स्किल्स इतनी अलग-अलग हैं, इनकी टेक्नोलॉजी इतनी अलग-अलग है, तो इनके करिकुलम भी अलग-अलग होने चाहिए। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी कॉलेजेस को भी हेल्प करेगी, मॉड्यूलर करिकुलम डेवलप करने में, फ्लेक्सिबल करिकुलम डेवलप करने में, और स्टूडेंट्स को भी हेल्प करेगी अपने हिसाब से अपने 4 साल या 3 साल या जितना भी वो एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं टाइम, उसको अपने करियर गोल्स के हिसाब से अलाइन करने में। जी जी, बिल्कुल सही बात कही। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो चीज आई है कि भाई अभी ये इसी से जुड़ा हमारा अगला पॉइंट भी है, तो इन दोनों पॉइंट्स को हम साथ साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो दो तीन चीजें मैं देख रहा था। एक तो ये कि अभी जो हमारा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होगा या जितना भी हायर एजुकेशन प्रोग्राम होगा वो मल्टी डिसिप्लिनरी होगा। पहले हमारा जो होता था कि कंपार्टमेंटलाइज कर दिया था कि भाई साइंस और कॉमर्स और आर्ट्स, और अगर आप जो है टॉप कॉलेजेस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से नहीं पढ़ाई कर रहे हो तो एक ये माना जाता था कि भाई जो आर्ट्स वो पढ़ते हैं, जिन्हें पढ़ाई लिखाई बस उनको डिग्री चाहिए, उनको तो नेतागिरी करनी है, पॉलिटिक्स में जाना है या कुछ जो है घर का बिजनेस है करना है, उनको सीरियसली कैरियर वाली पढ़ाई नहीं करनी है। तो अभी जो है, और फिर हमने देखा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जो है इकोनॉमिक्स हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, अगर हम उस डायरेक्शन में हम नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आप देखो बहुत सारे आप बहुत सारे हमारे दोस्तों को पता होगा माइकल पोर्टर, है ना, वो स्ट्रेटेजी के इतने बड़े प्रोफेसर हैं, वो जो है वो इंजीनियर है। बहुत से हमारे जो बिजनेस के एमबीए के जो हमारे प्रोफेसर होते हैं, जो मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो उन्हें पता चला उन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है। बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट आप देख लीजिए, बहुत सारे सोशियोलॉजी इकोनॉमिस्ट आप देख लीजिए। तो ये क्या होता है, कई बार आप आपका इंटरेस्ट हो सकता है इकोनॉमिक्स में। रघुराम राजन देखिए, आप जो है, जो आपके डिप्टी गवर्नर थे इसके पहले विरल आचार्य, ये लोग जो है वो आईटीएंस हैं, फिर इन लोगों ने बाद में इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। तो कई बार लोगों को लगता है कि यार जब यही करना था तो तुमने इंजीनियरिंग क्यों की। तो अभी इस तरह की बातें नहीं होंगी, क्योंकि भैया ऐसा है कि उसने इंजीनियरिंग करके उसने कोई बॉन्डेड लेबर वाली तो चीज साइन नहीं कर ली कि जब तक जो है वो इंजीनियरिंग में उसे काम करनी है। वो उस शायद वो उसके लिए एक एक्सप्लोरेशन का टाइम था, या उसको उस समय लगा कि भाई मुझे इकोनॉमिक्स में ज्यादा मजा आ रहा है। तो अभी जो है ये इस तरह की चीज नहीं होगी कि आप अपने इंटरेस्ट को परस्यू नहीं कर पा रहे हैं। एक पूरा एक्सप्लोरेशन का मौका दिया गया है कि भैया आप पूरा एक्सप्लोर करो, जिस सब्जेक्ट में आपको मजा आ रहा है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उसको आप पढ़ो, और इसकी वजह से आपकी डिग्री, आप पीछे नहीं जाओगे। आप मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन में आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो, आप मैथ्स भी पढ़ सकते हो, आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हो, आप जो है शायद लिटरेचर का भी कोई सब्जेक्ट ले सकते हो। इसका अभी पूरा डिटेल तो हमारे पास नहीं है, लेकिन इंटेंट में जो उद्देश्य है, पॉलिसी जो है इसी चीज की तरफ इशारा कर रही है, जो कि बहुत ही बढ़िया स्टेप है। सेकंड चीज क्या है कि जो अभी जो आपने एक वैभव जी ने आपने एक बात कही वैभव जी की, अभी जो हमारे करंट जो कॉलेजेस या जो करंट एजुकेशन सिस्टम है वो काफी इज नॉट एबल टू कीप पेस विथ फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी। और अभी बहुत सारे जो हमारी एजुकेशन होती है ना, वो इसलिए कि भैया ऐसा है कि जॉब में अप्लाई करना है या बेसिक ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए, इसलिए करना है, तो वो पूरा का पूरा एक खाना पूर्ति वाला सिस्टम हो जाता है। तो एक तो ये चीज है। दूसरा जो वैभव जी ने भी बताया कि क्वालिटी टीचर्स, ये केवल स्कूल लेवल पे नहीं, ये आप हर सेगमेंट पे आप देख लें, प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे और हायर एजुकेशन लेवल पे क्वालिटी टीचर्स की कमी जो है हर जगह है। और जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो शिक्षाविद हैं, वो इस चीज को मानते हैं कि भैया एजुकेशन में क्वालिटी फैकल्टी, क्वालिटी टीचर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। उसके बिना आप कितना भी रिसोर्स लगा लो, कितनी भी अच्छी पॉलिसी बना लो, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो ये और जो हमारे करंट एजुकेशन कॉलेजेस वगैरह है, तो एक तो ये कि उनकी सिलेबस बहुत आउटडेटेड रहता था। सेकंड चीज क्या है कि क्वालिटी टीचर्स की कमी रहती थी, तो इसलिए चाह के भी वो भले बजवर्ड यूज कर रहे हैं कि AI ML, ब्लॉकचेन, डेटा साइंस, बट एक्चुअली उसको प्रॉपरली समझा पाना, उसको इनकॉर्पोरेट कर पाना वो नहीं होता था। इसलिए आप देख रहे हैं कि कोर्सेरा हो गए, अपग्रेड हो गए और यूडेमी हो गए, वो सब इसलिए पॉपुलर हो रहे हैं कि जैसा बाबू जी ने बताया कि भाई आज मैंने शायद मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है, लेकिन जब मुझे नौकरी दिख रही है कि मुझे नौकरी मिल रही है कि भाई मैं एंड्रॉयड डेवलपर बनूं या मैं डेटा साइंटिस्ट बनूं, तो मैं
जो है वो खुद से लर्निंग कर रहा हूँ। तो इस ट्रेंड्स को देखते हुए ये एक्चुअल ये रियलिटी है हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम की, हमारे एम्प्लॉयमेंट सिस्टम की। तो समाज बिल्कुल, मैं इसमें एक छोटा सा एग्जांपल और ऐड करना चाहूंगा कि हाँ देखिए एक छोटी सी बात आपने हम दो बातें कर रहे हैं, तो मैं इसमें एक डायरेक्शन आपने दी, एक डायरेक्शन छोटी सी मैं ऐड करता हूँ कि एक हम बात कर रहे हैं एक बाउंड्रीलेस एक्सपीरियंस की, कि हाँ कंपार्टमेंटलाइज आप नहीं कर सकते कि आपको दिखता है कि आपको इकोनॉमिक्स भी सीखनी है या डेटा साइंस भी हाँ सीखनी है या हाँ ऐप डेवलपमेंट भी सीखनी है, तो एक तो हाँ वो आप अपने डोमेन में फंस के नहीं रहोगे। दूसरा एक हाँ एंगल और भी है कि कई बार हाँ आप रियलाइज करते हो कि आपको अपने डोमेन में और डीप जाना है। देखिए एक हाँ कोर्स है जो एक वन साइज फिट्स ऑल कोर्स है, मान लीजिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स है, हाँ उस कोर्स में आपको थर्मल इंजीनियरिंग से लेकर के रेफ्रिजरेशन, एयर कंट्रोल सब पढ़ा दिया जाएगा। हाँ बट मे बी आप एक किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट में डीप जाना चाहते हैं, मे बी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काम करना चाहते हैं, और आई थिंक हाँ गवर्नमेंट भी इस चीज को काफी प्रमोट कर रही है और इंडस्ट्री भी इस चीज पे काफी काम कर रही है। हाँ हाँ और आपको हाँ लगता है इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में जो जॉब्स है वहां पर आपको कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग एज अ स्किल बहुत जरूरी हाँ है। तो हाँ आप मे बी अपने करिकुलम में उन फ्लेक्सिबली उस कोर्सेज को चूज कर रहे हैं, या हो सकता है 2 साल की इंजीनियरिंग के बाद आप उन क्रेडिट्स को यूज करके अपना कोर्स कोई बैचलर्स इन इलेक्ट्रिक व्हीकल डिजाइन वहां पर शिफ्ट कर लें, और हाँ अपने जो नेक्स्ट 2 साल है वो एक एक्सपर्टीज में अपने आप को डीपन करने के लिए डिवोट करें। तो आई थिंक ये दोनों चीजें इस सजेशन से यूज हो सकती हैं कि आप बाउंड्रीलेस होकर के डिफरेंट डोमेन्स को एक्सप्लोर करिए, या फिर एक डोमेन में एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट में इतना डीप चले जाइए जिस स्किल को आप मास्टर करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसके अलावा एक दो चीजें और बताते हैं दोस्तों कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पहले तो ये बीटेक वगैरह या बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर ये 4 साल का होता था, एमबीबीएस वगैरह 5 साल की पढ़ाई होती है। तो अभी क्या किया कि और बीए, बीएससी, बीकॉम ये 3 साल का होता था। तो अभी ये सारी अंडर ग्रेजुएट जो है ये 4 साल की हो जाएगी, मतलब ये बीए, बीकॉम, बीएससी भी 4 साल की हो जाएगी। तो एमफिल को डिसकंटिन्यू किया गया है। तो मैंने कई सारी टीवी डिबेट भी देखी और बहुत सारा पढ़ाई मतलब पढ़ा भी और यूट्यूब वगैरह पे भी देखा। तो मैंने देखा कि जो एक्सपर्ट्स हैं, इवन अपोजिशन के भी जो लोग हैं, तो वो लोग भी इस चीज को बहुत निगेटिव नहीं मान रहे हैं। बहुत निगेटिव मतलब कि उसको निगेटिव नहीं मान रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि एमफिल वगैरह लोग जेएनयू से करते थे और शायद जेएनयू को जो है वो एंटी गवर्नमेंट माना जाता है, तो शायद इसलिए ऐसा मूव होगा। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स ने बताया कि अगर जैसे आपने 3 साल का बीए, बीएससी वगैरह किया, बीकॉम किया, उसके बाद जो अगर आपको पीएचडी वगैरह करनी है, आपको आपको रिसर्च में जाना है या आपको एकेडमिक्स में जाना है, तो लोग पीएचडी करते थे। तो 3 साल में आप पीएचडी के लिए ओरिएंट नहीं हो पाते थे, तो उसके लिए एमफिल आप 1 या 1.5 साल का जो एमफिल होता था तो वो आप करते थे। तो अभी जब इसको 4 साल का कर दिया जाएगा, तो चौथे साल में जो है वो एक तरीके से आप थोड़ी सी और ऑनर्स टाइप की पढ़ाई करेंगे और एडवांस थोड़ा सा और डीप जाएंगे। जैसा बाबू जी बता रहे थे कि अगर मुझे समझ में आने लगा कि भाई ये मेरा टॉपिक है, मुझे इसमें मजा आ रहा है, मैं इसको और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, तो ये चौथा साल जो है आपको हल्का सा ट्यून करेगा आपको। और फिर जो है आप डायरेक्टली इसके बाद जो है आपने 4 साल का बीए किया या 4 साल का बीएससी किया, इसके बाद आप डायरेक्टली पीएचडी में जा सकते हैं। तो ये बड़ी बहुत बहुत अच्छी चीज है ये। और ये दोनों जो पॉइंट्स हैं कि क्रेडिट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एंट्री एग्जिट, 4 साल की पढ़ाई, फिर डायरेक्टली अगर आपका इंटरेस्ट हो पीएचडी में एंट्री, तो ये सारे बहुत अच्छी मूव्स हैं। अब ये देखना है कि ये पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कैसे करती है। एक और एक ये वाला पॉइंट है बाबू जी, सिंगल रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन। तो अभी हम देखते हैं कि कई सारे रेगुलेटर्स हैं। कई बार तो हमें भी समझ में नहीं आता है कि यार ये अलग अलग रेगुलेटर का काम क्या है। जैसे यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो जहां तक थोड़ा बहुत मुझे समझ में आया कि ये जो है, जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनको ये ग्रांट देती है ना, किसको कितना ग्रांट दिया जाए, और उस सबको ये मॉनिटर करती है, प्लान करती है। इसके अलावा अगर हम प्रोफेशंस में आए तो टेक्निकल एजुकेशन के लिए AICTE है, फिर जो है वो सीए के एजुकेशन के लिए ICAI है, इंडियन चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। कंपनी सेक्रेटरी के लिए ICSI है, फिर जो है वो लीगल एजुकेशन के लिए आई थिंक आई एम नॉट श्योर बार काउंसिल है या एक अलग उनका रेगुलेटर है। मेडिकल के लिए
पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया थी, जिसको अभी न्यू स्क्रैप करके नेशनल मेडिकल काउंसिल बनाया गया है। तो अभी क्या होगा, जो मैंने पढ़ा है वैभव जी, कि अभी एक सिंगल रेगुलेटर टॉप पे होगा, है ना, सारे हायर एजुकेशन के लिए। और उसके अंडर जो है यूजीसी को जो है एक ग्रांट अथॉरिटी उस रेगुलेटर के अंदर होगी, और ये जितने भी सेक्टर स्पेसिफिक रेगुलेटर्स हैं ये भी उसके अंडर लाए जाएंगे, और ये अपने अपने सेक्टर से रिलेटेड ये स्टैंडर्ड्स चूज करेंगे, मॉनिटर करेंगे कि भाई टेक्निकल, अगर किसी इंस्टीट्यूट को जो है वो मुझे एक्रेडिटेशन देना है या उसकी ऑडिटिंग करनी है, तो किस बेसिस पे करें, क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए कि उस कॉलेज को हम रिकॉग्निशन दें। तो इस टाइप की चीजें, क्या करिकुलम होना चाहिए, टीचर्स की मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इन सब चीजों पे जो है वो अपने अपने सेक्टर का वो स्टैंडर्ड सेट करेंगे। तो आई थिंक कि अपने आप में एक सिंगल रेगुलेटर होने से आई थिंक कि ज्यादा एक फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा, डिफरेंट सेक्टर्स का, डिफरेंट प्रोफेशंस का भी आपस में कोऑर्डिनेशन हो सकेगा। और जैसे कि मल्टी डिसिप्लिनरी ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, ये क्या बोल रही है कि जो हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम होगा वो 3 टायर में होगा, मतलब सबसे टॉप पे। वैभव जी, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? देखिए, इसमें आई थिंक जो आपने बताया नोशनली, तो ये बहुत अलाइन लगता है कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट रोल्स के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको कंसोलिडेट करके आप एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं। तो नोशनली तो ये बिल्कुल ही अच्छा डिसीजन लगता है, बट इन ऐसे डिसीजंस में, स्पेशली ऐसे पॉलिसी डिसीजंस में, और जब आप एक बॉडी बनाना चाहते हैं, रेगुलेटर एक सिंगल बनाना चाहते हैं, तो 2 चीजें मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो कि इसमें देखिए इंटेंशन से ज्यादा एग्जीक्यूशन मैटर करता है। कि आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप स्पोर्ट्स में एग्जांपल ले लीजिए, तो स्ट्रक्चरली बीसीसीआई और एआईएफएफ दोनों ऐसे रेगुलेटर्स हैं जो कंट्री में एक स्पोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। बट अगर आप आउटपुट देखिएगा तो बड़ा डिफरेंस है। आई थिंक उसमें एक एआईएफएफ से आपका मतलब है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन? फुटबॉल फेडरेशन, हाँ जी, बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, अब इसमें इसके पॉलिटिकल एंगल पे नहीं जाते हैं कि कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन बुरा काम, सिर्फ और सिर्फ इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक मिनट, थोड़ा सा आप हल्का सा लाउडर होंगे तो थोड़ा हमारे दोस्त आपको अच्छे से सुन पाएंगे। हाँ जी, मेरे कहने का मतलब ये था कि जैसे अगर हम इन 2 बॉडीज का भी एग्जांपल ले और इन्हें कंपेयर करें, तो स्ट्रक्चरली काफी सिमिलर हैं। मतलब स्ट्रक्चरली दोनों के ऑब्जेक्टिव शायद काफी सिमिलर होंगे, बट जो एंड रिजल्ट हैं वो बड़े डिफरेंट हैं, और आई थिंक उसके बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि स्ट्रक्चरली तो ये डिसीजन ठीक लग रहा है, बट पहला पॉइंट ये है कि एग्जीक्यूशन में आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, राइट लोग अट्रैक्ट कर पाते हैं, राइट प्रोजेक्ट्स ले पाते हैं, राइट इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर बना पाते हैं कि नहीं। बिकॉज इसमें टॉप डाउन जब आप जाते हैं इम्प्लीमेंटेशन करने में, तो वो एक लास्ट माइल तक उस पॉलिसी को क्लीनली इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या होता है, वो वही पॉलिसीज फिर एक तरीके से बैरियर बनने लग जाती हैं कि नए प्लेयर्स एंटर नहीं कर पा रहे हैं, या एग्जिस्टिंग प्लेयर्स अपने आप को ठीक से, जैसे आई थिंक पहले भी आपने कोई एग्जांपल लिया था कि परमिशंस लेने में लग गए हैं। तो फर्स्ट इज दैट एग्जीक्यूशन। सेकंड इज कि बताइए। सेकंड इज कि देखिए, ऐसे केसेस में जितनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं, जितनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बनने वाली है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक रेगुलेटर इसको पूरी तरीके से हैंडल करने के लिए केपेबल है। ज्यादातर एक रेगुलेटर का काम एनेबल करना ही होगा। और जैसे यूएस में भी हो रहा है, बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जैसे एडेक्स है, कोर्सेरा है। तो प्राइवेट प्लेयर्स आगे आके यूनिवर्सिटीज के साथ पार्टनर कर रहे हैं, और एक्चुअली में वो काफी मेन स्ट्रीम और रेलेवेंट सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं पोस्ट K-12 एजुकेशन के लिए। तो वैसा ही शायद कुछ इंडिया में भी होगा, लेकिन उसमें रेगुलेटर का मेन काम शायद एनेबल करना और बेसिक हाइजीन क्वालिटी सेट करना काफी हद तक रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत ये मैं भी इसी यही सोच रहा था कि भैया देखो, अभी जो है शायद जो प्राइवेट सेक्टर है, जो जिस तरह की जॉब की डिमांड है, जो टेक्नोलॉजी जिस रेट से आगे बढ़ रही है, तो जिस तरह की स्किल्स की डिमांड है, तो हम देख रहे हैं कि ये जो ऑनलाइन और मूक जिसको बोलते हैं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज,
तो ये जो मॉडल आया है और कोर्सेरा, एडेक्स और यूडेमी टाइप के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, तो ये जो है बड़े रेलेवेंट से मटेरियल लेके आ रहे हैं। और ये भी जो है, जैसे आपको पता है, कोर्सेरा के जो फाउंडर हैं वो एंड्रयू एंजी, वो स्टैनफोर्ड में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं, मशीन लर्निंग के वो बहुत दिग्गज माने जाते हैं। तो इस तरह के लोग जो है जो ऑलरेडी टीचिंग फैकल्टी हैं, इसी तरह एडेक्स के भी जो है जो फाउंडर हैं वो भी प्रोफेसर हैं। तो ये लोग जो है जो ऑलरेडी हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को, उसके चैलेंजेस को समझते हैं, तो वो जो है एक ओवरऑल यूनिवर्सिटी के ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर से निकल करके और ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म उन लोगों ने शुरू किया, तो वो बहुत रेलेवेंट और बहुत फास्ट तरीके से ये प्रोडक्ट्स, ये एजुकेशनल कंटेंट लेके लोगों के पास आ रहे हैं। तो जो वैभव जी आपने जो बोला वो काफी, मैं भी उससे एग्री करता हूँ कि भाई रेगुलेटर का काम अब ये नहीं, अब वो पुराना जमाना चला गया है कि रेगुलेटर जो है वो ऊपर से बैठ के टॉप डाउन अप्रोच होती थी। रेगुलेटर को भी अब उतना ही स्मार्ट होना पड़ेगा, है ना, क्योंकि रेगुलेटर जिन लोगों को और जिन चीजों को रेगुलेट कर रहा है वो इतनी फास्ट स्पीड से जा रही है कि रेगुलेटर एज ए रेगुलेटर हमें भी जो ऐसा नहीं है कि किसी की 70 साल की एज हो गई है और जस्ट बिकॉज वो रिटायर हुए एज ए IAS ऑफिसर या तो just because he was a senior government employee, तो उनको एज ए रेगुलेटर अपॉइंट कर दिया गया। भाई वो 70 साल के हो सकते हैं, वो सीनियर IAS ऑफिसर भी हो सकते हैं, बट वो अपॉइंट इसलिए होंगे क्योंकि वो जो है बहुत कैपेबल है इस सेक्टर की, उन्हें बहुत नॉलेज है। तो रेगुलेटर हैज टू बी इक्वली स्मार्ट। और सेकंड चीज जो ये है कि जो मैं कहना चाह रहा था कि अभी जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने जो प्रपोज किया है कि 3 टायर हायर एजुकेशन की 3 टायर होंगे। सबसे टॉप पे ऐसे इंस्टीट्यूट्स होंगे, मतलब ऐसी यूनिवर्सिटीज होंगी जो बहुत ही वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का रिसर्च करेंगी, मतलब MIT, स्टैनफोर्ड और इस टाइप के कॉलेजेस, इस टाइप की यूनिवर्सिटीज टाइप का रिसर्च करें, वो ऐसी इंटेंट है। प्लस वो जो है UG PG की भी डिग्री देंगी, बट वहां पे जो है वो एकदम क्रेम डे ला क्रेम, मतलब वहां वो ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगी जो कि मतलब बहुत ही सुपर डुपर लोग हैं, बहुत टफ एंट्री होगी। तो उसके बाद जो है जो सेकंड लेवल पे कॉलेजेस होंगे, जो सेकंड टायर पे वो होंगे जो डिसेंट रिसर्च भी करेंगे और UG और PG की एजुकेशन देंगे, तो वो UG PG एजुकेशन में थोड़ा ज्यादा ध्यान लगाएंगे। और जो थर्ड लेवल पे जो कॉलेजेस होंगे वो मेजॉरिटी जो है वो UG एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है कि ये जो 1 2 3 टायर है, इसका क्वालिटी ऑफ UG या PG एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, इन द सेंस कि ऐसा ना समझा जाए कि जो कॉलेज केवल UG में फोकस करेंगे, टायर 3 वाले कॉलेज, वो टायर 3 मतलब वो थर्ड लेवल के हैं, ऐसा नहीं है। ये केवल एक फोकस और स्पेशलाइजेशन की बात है। जो टॉप टायर 1 या लेवल 1 में कह लूं या क्लास 1 कह लूं, जो वो यूनिवर्सिटीज होंगी वो ऐसे प्रोफेसर्स को अट्रैक्ट करेंगी जो कि द बेस्ट होंगे, वो मैक्स मतलब बहुत ही हाई लेवल का इंटरडिसिप्लिनरी या कटिंग एज रिसर्च करेंगे, तो वो अपना ज्यादा टाइम रिसर्च में बिताएंगे और वो ऐसे स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करेंगे जो कि जिनको मतलब बहुत ज्यादा हैंड होल्डिंग की जरूरत ना पड़े, जो बहुत सुपर स्मार्ट हो। तो ये जो 3 टायर स्ट्रक्चर है, इसमें कहीं भी UG या PG एजुकेशन की क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं किया गया है, बस रिसर्च के फोकस को ध्यान में रखते हुए इसको जो है ये 3 टायर स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो अगेन इस पॉइंट को समराइज करते हुए हम ये बोल सकते हैं, जैसा कि बाबू जी आपने भी बोला कि भाई द प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन ईटिंग। तो ये इम्प्लीमेंट कैसा होगा, यही देखने वाली बात है, क्योंकि अदरवाइज हमने ऐसा भी देखा है कि गवर्नमेंट में या ब्यूरोक्रेसी में या इवन कहीं भी जो है कॉर्पोरेट्स में कई बार टर्फ वॉर होने लगती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि एक स्मूथ कोऑर्डिनेशन की जगह जो है वो टर्फ वॉर होने लगे डिफरेंट सेक्टर रेगुलेटर्स में। तो ये देखने वाली चीज होगी। हमने रिसर्च की बात की, तो मैं ये 2 पॉइंट्स को छोड़ के मैं इस पे आ जाता हूँ रिसर्च पे। एक और बहुत अच्छी चीज हुई है इस एजुकेशन पॉलिसी में कि एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की परिकल्पना की गई है और उसको जो है 20,000 करोड़ रुपए, है ना, तकरीबन मतलब 0.1% ऑफ GDP का उसको फंडिंग दी जाएगी टू स्टार्ट विद, और आगे जाते हुए मतलब हर साल इसको जितना भी हो सके वो बढ़ाया जाएगा। तो इसको मैं अपनी पिछले पॉइंट से लिंक करता हूँ कि ये जो एक्सपर्ट्स हैं जो इस पॉलिसी को जिन्होंने बनाया है और जो भी एडवाइजर्स रहे हैं, तो इनके समझ में ये बात तो आ गई है कि भैया हम
क्वालिटी रिसर्च हमारी कंट्री से नहीं आ पा रहा है। बड़े अच्छे कॉलेजेस हैं, IISc है और मतलब IITs हैं और भी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन समहाउ जो है वो रिसर्च ओरिएंटेशन नहीं है, फंडिंग की शायद कमी है, और इंडस्ट्री हमारी कंट्री में जो है ना भैया, इंडस्ट्री जो है वो नहीं इन्वेस्ट करती है। एक आध एग्जाम्पल आप छोड़ दो, बट ब्रॉडली इंडस्ट्री के DNA में वो नहीं है रिसर्च। तो शायद जो है वो गवर्नमेंट को ही आगे आना पड़ेगा। और ये जो CSIR वगैरह है, कुछ एक उनकी इंस्टीट्यूट्स अच्छे होंगे, बट CSIR भी जो है ना वो लार्जली ब्यूरोक्रेटिक रहा है। और रिसर्च पे ये जो फोकस है, ये इम्प्लीमेंट कैसे होता है ये देखना पड़ेगा। तो वैभव जी, इस पे अगर आप कुछ क्विकली बताएं तो। देखिए, इस पे चैतन्य जी हमने पिछले डिस्कशन में भी इस पे टच किया था। मैं बहुत एक छोटी सी बात बोल के फिर, क्योंकि ये टॉपिक बहुत मुश्किल है और टॉपिक बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो इस पे छोटी सी बात मेरी बस यही है कि हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि इसको एज अ सिंगल प्रॉब्लम नहीं सोचना है। इसको ऐसे नहीं सोचना है कि आप बस एक स्टेप लेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है रिसर्च का, ये इकोसिस्टम प्रॉब्लम है। देखिए, US में भी अगर AI के ऊपर बहुत सारे रिसर्च आती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ टॉप कॉलेजेस नहीं करते, वो गूगल भी करती है, वो एप्पल भी करती है, वो बहुत सारी लीडिंग कंपनीज भी करती है। और वहां पर अगर आप देखेंगे तो जो टॉप कंपनीज हैं और टॉप कॉलेजेस के बीच में एक बहुत अच्छी हार्मनी चलती है कि मतलब वो एक बहुत एडवांस्ड कोर्स पढ़ाएंगे, क्योंकि उस कोर्स की डिमांड है। उस कोर्स की डिमांड कहाँ है? एक उन कंपनीज में जो बहुत एडवांस लेवल पर काम कर रही हैं उस चीज के ऊपर। तो वो एक तरीके से एक इकोसिस्टम है, वो एक रिसर्च को, इनोवेशन को फ्यूल करता है। तो ये प्रॉब्लम इकोसिस्टम लेवल पर ही सॉल्व होगी अगर आप बहुत सारे रिसर्चर क्रिएट करने लगे और उन रिसर्चर के लिए कोई डिमांड नहीं है, और एक्चुअली डिमांड क्लरिकल जॉब्स के लिए है और बेसिक MBA जॉब्स के लिए है, तो फिर धीरे धीरे टैलेंट आपका वहीं पुश होने लगता है, राइट? तो ऐसे ही अगर आप इकोसिस्टम लेवल पर इसको सॉल्व करते हैं और टैलेंट को एक चैनलाइज करते हैं इस तरीके से कि वो इंडस्ट्री में यूज भी हो और उसके लिए उससे कॉम्पनसेट भी किया जाए, तो तब शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों, हमारा समय समाप्त हो रहा है और वैभव जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सारे पॉइंट्स पे तो हम बात नहीं कर पाए, तो दोस्तों शायद इट कॉल्स फॉर अनदर डिस्कशन। तो हम एक और डिस्कशन इसके ऊपर हम ऑर्गेनाइज करेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो पे अपने कमेंट दीजिएगा और हमसे जुड़े रहिए। वैभव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ आप कहना चाहेंगे वैभव जी? बस थैंक यू। आई थिंक हम बाकी के पॉइंट्स को अगले वीडियो में कवर करते हैं और आई थिंक 6 महीने बाद या 1 साल बाद देखते हैं कि ये प्रोग्रेस कैसे करती है इम्प्लीमेंटेशन। धन्यवाद वैभव जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। दोस्तों, अपना ध्यान रखिए और प्लीज डू गिव योर कमेंट्स ऑन दिस टॉपिक। थैंक यू।